नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। एनसीईआरटी की सीरीज हम लगातार कर रहे हैं, भूगोल विषय हम पढ़ रहे थे और क्लास 6 से स्टार्ट करते हुए आज हम आ चुके हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 पर, जिसका नाम है जलवायु क्लाइमेट। हालांकि क्लाइमेट को हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, काफी विस्तार से चीजों को समझा था, लेकिन उन चीजों को रिकॉल करते हुए इस चैप्टर से कनेक्ट करते हुए बहुत अच्छी तरीके से इसकी जो समझ है वो हम लेने का प्रयास करेंगे। जो एनसीईआरटी की वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये स्पेशली मैं यूपीपीसीएस एग्जाम 2023 को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं। आप में से जो भी साथी जो कहीं से भी कोचिंग नहीं ले रहे हैं, कहीं से भी तैयारी नहीं कर रहे हैं और यूपीपीसीएस एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, वो इन सभी वीडियो से अपनी जो एक आधारभूत समझ है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। एनसीईआरटी किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मुझे आपको बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और मानसून को समझते हैं। सबसे पहले मानसून को किस तरीके से परिभाषित करेंगे, मानसून है क्या? देखिए, मानसून वायुमंडल की एक क्षणिक अवस्था है। इसको क्षणिक अवस्था क्यों कहा गया है? क्योंकि आप देखते होंगे कि मानसून हमेशा 12 महीने तो रहता नहीं है। मानसून की एक ऋतु होती है, वर्षा की एक ऋतु होती है, वो कुछ समय के लिए होती है, कुछ समय वर्षा होती है और फिर वो अपने समय के अनुसार चली जाती है। फिर अगले वर्ष फिर उसी टाइम पर मानसून या वर्षा का जो मौसम है वो हमको दिखाई देता है। तो ये रेगुलर 12 महीने नहीं रहता है, रेगुलर साल भर नहीं चलता है। इस वजह से वायुमंडल की एक क्षणिक अवस्था है, कुछ समय के लिए। ठीक है, मानसून को आप एक ऐसी जलवायु का नाम दे सकते हैं जिसमें परिवर्तन होता रहता है। किसके आधार पर? सीजन्स के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर। मानसून जो है एक ऐसी जलवायु है जिसमें ऋतु के अनुसार जो पवनों की डायरेक्शन है, पवनों की दिशा है, वायु की जो दिशा है वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, जिसको हम कहते हैं उत्क्रमण। ठीक है, तो मानसून का अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार जो पवनें होती हैं, मानसूनी पवनें होती हैं, उनकी दिशा में उत्क्रमण होता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में जलवायु। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था और इसीलिए मैं कहता हूं कि कहीं से भी बीच में से स्टार्ट मत करिएगा। बेशक आप न देखें वीडियोस को, मैं कभी भी आपसे नहीं कहता कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, इसको यहां भेजिए, वहां भेजिए, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस जरूर दूंगा और बहुत अच्छी, कि अगर आपको पढ़ना ही है तो स्टार्टिंग से पढ़िएगा, क्लास 6 से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो बीच में से मत पढ़िएगा, नहीं तो पूरे का कचरा हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, बिल्कुल विधिवत रूप से, क्रमिक रूप से सारी चीज़ों को समझते हुए आना है। ठीक है, तो जलवायु को हम पहले बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए जो अपना मेन टॉपिक है उसी पर हम बात करेंगे। तो जलवायु को थोड़ा सा समझते हैं। जलवायु क्या होती है? जलवायु एक विशाल क्षेत्र में, एक बड़े क्षेत्र में मौसम की अवस्था और उसकी जो भी डाइवर्सिटी होती है, मौसम की विविधताएं जो होती हैं, अलग अलग प्रकार का जो मौसम होता है उसका कुल योग के रूप में जलवायु को समझ सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में मौसम की अवस्था और विविधताओं का कुल योग लगभग 30 वर्ष से अधिक की जो एक समयावधि होती है, उसमें ये सारे जो परिवर्तन होते हैं उनको हम जलवायु का नाम देते हैं। जलवायु में जो परिवर्तन होते हैं वो बिल्कुल क्षणिक रूप से नहीं होते हैं। जैसे मौसम देखा होगा आपने, मौसम सुबह सूरज निकलता है, या सर्दियों का मौसम चल रहा है तो देखे होंगे आप, सुबह थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस होगी, फिर जैसे जैसे दोपहर होता जाएगा तो सूरज निकलता जाएगा, धूप तेज होती चली जाएगी और आपको हल्की हल्की गर्मी महसूस होगी। तो मौसम में जो परिवर्तन है वो क्षणिक रूप से होता है, एक दिन में मौसम कई बार बदल जाता है। लेकिन जलवायु एक दिन में, 2 दिन में, या 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में नहीं चेंज होती है। जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलते हैं 30 वर्ष से अधिक, जो एनसीईआरटी आपको बता रही है। तो 30 वर्ष की एक समयावधि में मौसम की जितनी भी अवस्थाएं हैं, मौसम की जितनी भी विविधताएं हैं, उनका कुल योग ही जलवायु के नाम से जाना जाता है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु का प्रकार है उष्ण मानसून। ठीक है, उष्ण मानसूनी प्रकार की भारत की जलवायु है और भारत की जो जलवायु है बिल्कुल सिमिलर है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया की जो क्लाइमेट है उसके। ठीक है, तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की जो जलवायु है, भारत की जलवायु भी उसी प्रकार की है, और वो प्रकार कौन सा है? उष्ण मानसूनी प्रकार। अब आपने देखा होगा, जैसे हमने कह दिया पूरे भारत की जलवायु को हमने कह दिया उष्ण मानसूनी प्रकार की। हमने ये जो नाम लिया जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आपने आंसर दिया कि उष्ण मानसूनी प्रकार की है। लेकिन मानसून या फिर जैसे मौसम की बात करें तो पूरे भारत में
क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं। भारत में अलग अलग राज्य का मौसम अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन फिर भी भारत की जलवायु को एक ही नाम दिया जाता है, उष्ण मानसूनी प्रकार। तो ये क्या है? ये मानसूनी जलवायु की एकरूपता और विविधता के संबंध में आपको बताया जा रहा है। तो मानसूनी जलवायु में एकरूपता और विविधता के जो मुख्य उदाहरण हैं, जिनको हम किन किन चीज़ों की सहायता से समझ सकते हैं, उनको देखेंगे। जैसे दक्षिण में अगर देखें तो केरल और तमिलनाडु की जो जलवायु है वो कैसी है? उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु से अलग है। आप उत्तर प्रदेश या बिहार के मैदानी क्षेत्रों के निवासी हैं तो आप देखेंगे साल भर में आपको गर्मी भी महसूस होगी, आपको वर्षा की ऋतु भी मिलेगी, आपको ठंड भी मिलेगी यानी शीत ऋतु भी आएगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आप साउथ इंडिया में जाते हैं, केरल और तमिलनाडु में जाते हैं, तो यहाँ का जो मौसम है, यहाँ की जो जलवायु है, आपको लगभग एक जैसी ही दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि ये समुद्र तटवर्ती क्षेत्र हैं और समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में क्या होता है कि समकारी प्रभाव पाया जाता है। समकारी प्रभाव पाया जाता है। समकारी प्रभाव का अर्थ ये है कि यहाँ पर मौसम में बहुत ज़्यादा विविधता दिखाई नहीं देती। सर्दियों में, गर्मियों में एक जैसा मौसम रहता है, लगभग एक जैसा। न ज़्यादा ठंड पड़ती है, न ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पर थोड़ा उमस भरा आर्द्र जो है मौसम वो रहता है। तो दक्षिण में केरल और तमिलनाडु, इधर देखेंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश, इनकी जलवायु अलग अलग है। ठीक है, लेकिन फिर भी पूरे देश की जलवायु को उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु कहा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक रूपता के साथ साथ मौसम की विविधता या जलवायु की विविधता है। अलग अलग स्थानों पर आप देखेंगे तो ऋतु के अनुसार अलग अलग स्थानों के टेम्परेचर में भी हमको अंतर देखने को मिलता है। जैसे केरल और अंडमान द्वीप का जो तापांतर है वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस है, और वहीं थार के मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर जो तापांतर है वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको समझने से पहले आप ये जानिए कि तापांतर होता क्या है। तापांतर है कि जैसे आप जिस स्थान पर निवास कर रहे हैं, तो मैं आपको ही आपकी जगह का ही उदाहरण देके बताता हूं। जैसे आप कहीं पे भी निवास कर रहे हैं, तो आप जिस जगह पर रह रहे हैं उस स्थान का सबसे निम्नतम तापमान और सबसे उच्चतम तापमान, ठीक है, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, उसके बीच का जो अंतर होगा, उसको बोलेंगे हम तापांतर। तापांतर दैनिक रूप में भी हम नाप सकते हैं और वार्षिक तापांतर को भी देख सकते हैं। जैसे दैनिक तापांतर की बात करें तो एक दिन में सबसे लो टेम्परेचर क्या रहा और एक दिन में सबसे हाई टेम्परेचर क्या रहा, उसी दिन की बात। ठीक है, उसी दिन सबसे निम्नतम टेम्परेचर कितना था और उसी दिन सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कितना था। तो हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर के बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसको बोलेंगे हम तापांतर। तो केरल और अंडमान द्वीप में ये ज्यादा नहीं होता है, 7 से 8 डिग्री सेल्सियस का फर्क होता है, मतलब निम्न ताप में और उच्च ताप में। और ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्योंकि ये जो दक्षिणवर्ती क्षेत्र हैं, समुद्र से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर समकारी प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। इस वजह से न तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, न बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो जब ठंड और गर्मी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता तो तापांतर ऑटोमेटिक कैसा होगा? कम होगा। थार के मरुस्थल की बात करें तो दिन में भीषण गर्मी वहाँ पे पड़ती है और रात जैसे जैसे होती चली जाती है, क्योंकि थार के मरुस्थल में रेत है और रेत की एक क्वालिटी होती है कि वो जैसे ही उसको ताप मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, बहुत तेजी से गर्म होता है, और जैसे ही जो सूर्य का प्रकाश है वो छिप जाता है या सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद में वो बहुत जल्दी से ठंडा भी होता है। तो देखेंगे आप थार के मरुस्थल में दिन का तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और रात का तापमान जो है वो आपका 5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। रात में ठंडक महसूस होती है। गर्मियों में भी जाएंगे और थार के मरुस्थल में आप जाएंगे, बेशक वहां पर गर्मी पड़ती है भीषण, लेकिन रात के समय में आपको ठंड का अनुभव होगा। तो वहां पे क्या है कि जो लोएस्ट टेम्परेचर है और हाईएस्ट टेम्परेचर है उसमें काफी विविधता देखने को मिलती है, काफी उसमें अंतर देखने को मिलता है। तो यहां से हम देखेंगे अलग अलग स्थानों पर ऋतुओं के अनुसार तापमान में भी अंतर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में वार्षिक जो वर्षा होती है या वर्षण जो होता है, वर्षण की प्रादेशिक विविधताएं अलग अलग होती हैं। जैसे चेरापूंजी की बात करें, मौसिनराम की बात करें, इनमें जो औसत वार्षिक वर्षा होती है लगभग 1080 सेंटीमीटर के समथिंग होती है चेरापूंजी और मौसिनराम में। जैसलमेर की बात करें तो पूरे वर्ष जो औसत वार्षिक वर्षा है यहाँ की वो 9 सेंटीमीटर ही होती है। ये कहानी किसके ऊपर चल रही है? जैसे मान के चलो आपसे मेंस में एक प्रश्न पूछ लिया गया, मेंस में आपसे एक प्रश्न पूछ लिया गया कि भारत की जलवायु जो है उष्ण मानसूनी प्रकार की है, लेकिन भारत के अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर विविध प्रकार का मौसम पाया जाता है। यह
मानसून की एकरूपता और विविधता को दर्शाता है? इसके ऊपर आप अपने विचार स्पष्ट कीजिए। इस तरीके का कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, तो कुछ एग्जाम्पल देके आप उसको समझाएंगे कि भारत की जलवायु में एकरूपता है, विविधता भी है, वो किस तरीके से, उसके एग्जाम्पल्स ये हैं। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल्स ही हैं। और मैंने आपसे कहा था जो मैं जिस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ अपनी, तो मेरे लिए स्पेशली ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो मेरे लिए सबसे प्राइमरी और सबसे मेन सोर्स जो है ज्योग्राफी के लिए वो एनसीईआरटी है। मैं 80% इसी पर डिपेंड हूं। इसके बाद में कुछ चीजें जो मुझे यहां से नहीं प्राप्त होंगी उनके लिए मैं किसी भी स्टैंडर्ड बुक को रेफर करूंगा, ठीक है। तो ये अपना अपना अलग समझ हो सकती है। तो मुझे एनसीईआरटी से बेटर मटेरियल ज्योग्राफी के लिए विशेष रूप से कहीं पे भी नहीं मिला। मैंने बहुत सारी किताबें देखी, पलटी, खरीदी, लेकिन नहीं मजा आया, ठीक है। तो अब मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा एक स्थान है। तुरा जो कहाँ पे है? मेघालय की गारो पहाड़ियों में। तुरा में एक दिन की जो वर्षा होती है, यानी मेघालय में एक स्थान है तुरा, तो वहां पर एक दिन में जितनी वर्षा हो जाती है ना, तो उतनी वर्षा जैसलमेर की अगर बात करें तो पूरे 10 सालों में नहीं होती है। तो आप इससे क्या समझ पा रहे हैं कि भारत में अलग अलग स्थानों पर वर्षण में भी प्रादेशिक विविधताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद में देश के अधिकांश जो हिस्से हैं वहां पे जो वर्षा होती है वो जून से सितंबर तक होती है जनरली, और तमिलनाडु के जो तटीय प्रदेश हैं वहां पर जाड़ों में वर्षा होती है, ठीक है। अब ये जाड़ों में वर्षा यहाँ पे क्यों होती है, कैसे होती है, क्या इसके पीछे का रीजन है, वो इसी वीडियो में आगे देखेंगे जब हम मानसून को डिस्कस करेंगे कि भारत में मानसून की कौन कौन सी शाखाएं हैं और किस शाखा से कौन से स्थान पर वर्षा होती है, वो इसी वीडियो में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, ठीक है। भारत की जलवायु को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले इन कारकों का वर्गीकरण किया गया है स्थिति और उच्चावच संबंधी विशेषताओं के आधार पर। तो स्थिति और उच्चावच के आधार पर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश के बारे में। अक्षांश किस तरीके से भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? आपसे पूछ लिया जाए अक्षांश किस तरीके से भारत के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे, ये मैंने एक छोटा सा मैप बनाया है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो बीच में से लाइन ड्रॉ करी गई है ये है कर्क रेखा, जो भारत को बिल्कुल भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। अब कर्क रेखा से नीचे कौन सी रेखा है? अगर वर्ल्ड मैप पर यानी ग्लोब पर अगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा से नीचे रेखा है आपकी 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा। आप जानते हैं विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी उमस का जो मौसम है या स्थितियां हैं वो इस विषुवत रेखा के आसपास आपको दिखाई देंगी। अब यहाँ से समझने की कहानी ये है कि विषुवत रेखा के जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं या ऐसे देश जो विषुवत रेखा के आसपास अलाइन करते हैं, उन क्षेत्रों में गर्मी या उष्ण मौसम रहेगा। अब भारत का जो दक्षिणवर्ती हिस्सा है, ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीच बीच से होकर गुजर रही है। भारत का जो दक्षिण भाग है वो किसके संपर्क में रहता है? उष्ण मौसम के संपर्क में रहता है, क्योंकि भारत के दक्षिण भाग से बिल्कुल दक्षिण में नीचे की तरफ क्या है? विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा का प्रभाव भारत के दक्षिणवर्ती भाग में पड़ता है। अब यहां से ये विषुवत रेखा हो गई, बड़ी वाली लाइन जो नीचे आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा, और कर्क रेखा से आप ऊपर जाएंगे तो हम ध्रुवों की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ। मतलब विषुवत रेखा से जब आप उत्तर की ओर जा रहे हैं तो हमारी जो स्थिति है वो किधर जा रही है? ध्रुवों की तरफ जा रही है, उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रही है। ध्रुवों पर आप जानते हैं ठंड का मौसम रहता है, थोड़ी ठंड रहती है, वहां पर टेम्परेचर डाउन रहता है। तो भारत का जो आधा हिस्सा है नीचे वाला वो विषुवत रेखा के संपर्क वाले क्षेत्र के आसपास है, तो यहाँ पर उष्ण प्रकार का मौसम या जलवायु कह सकते हैं। और कर्क रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे आप तो मतलब आप किसकी तरफ जा रहे हैं? नजदीक किसके जा रहे हैं? आप उत्तरी ध्रुव के नजदीक जा रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। आप उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर ठंडा मौसम होगा, सीधी सी बात। तो यहाँ पर दोनों को अगर बांटा जाए, भारत के उत्तरी भाग को, भारत के दक्षिणी भाग को, तो दक्षिणी भाग जो है वो उष्ण रहता है, उत्तरी भाग जो है वो शीतोष्ण रहता है, मतलब शीत भी है और उष्ण भी है। तो कभी कभी भारत की जलवायु को शीतोष्ण प्रकार की जलवायु भी कह देते हैं, मतलब शीत भी है यहाँ पर और उष्ण भी है, ठीक है। यहाँ पर ठंडा भी है, यहाँ पर गर्म भी है। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे उत्तर में भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा विषुवत रेखा को ही कहते हैं जो 0 डिग्री अक्षांश है। तो भूमध्य रेखा से जो दूरी है किसी भी क्षेत्र की भूमध्य रेखा से जितनी ज्यादा दूरी होगी, उस आधार पर वहां पर उच्च दैनिक व वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है और विषम जलवायु जो है वहां पर हमें देखने को मिलती है।
तो ये हो गया अक्षांश के अनुसार जलवायु कैसे अफेक्ट होती है। अब इसके बाद में हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत किस तरीके से भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। ये प्रभावी जलवायु विभाजक के रूप में इसको जाना जा सकता है हिमालय पर्वत को, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव से यानी साइबेरिया वाले क्षेत्र से जो ठंडी हवाएं आती हैं, बहुत ठंडी जमाने वाली जो हवाएं आती हैं, जो जमा देती हैं बहुत, उसमें कह सकते हैं आपको बहुत सारा लो टेम्परेचर उसमें मिलेगा, जो कि साइबेरिया से रूस वाले क्षेत्र से जो हवाएं आती ठंडी हवाएं, वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। उसका कारण है हिमालय पर्वत, क्योंकि ये उन ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, ठीक है। तो ये जलवायु को एक तरह से विभाजित कर देता है, प्रभावी जलवायु विभाजक के रूप में इसको जाना जाता है, और उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है, क्योंकि जो भी मानसूनी पवनें आती हैं वो हिमालयी क्षेत्र से टकरा करके इन क्षेत्रों पर प्रबल रूप से बहुत अच्छी तरीके से वर्षाएं करती हैं। तो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण भी बनता है हिमालय पर्वत। तो जलवायु और वर्षा में, ठीक है, यानी जलवायु में तो विभाजक का कार्य कर रहा है, बहुत सारी ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोक रहा है, इसके अलावा भारत में वर्षा का कारण भी ये बनता है। जल और स्थल का जो वितरण है वो, उससे क्या होता है, वायुदाब में भिन्नता आती है, अलग अलग वायुदाब हमें देखने को मिलता है। और जब वायुदाब में भिन्नता आएगी, अलग अलग तरीके का वायुदाब होगा, उससे क्या होता है, पवनों का उत्क्रमण होता है, ठीक है, पवनों की दिशाएं परिवर्तित होती रहती हैं वायुदाब में अंतर के कारण। समुद्र तट से दूरी, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, समुद्र सॉरी समुद्र तट से जो दूरी है वो क्या होता है कि जो तटीय प्रदेश होते हैं, तटीय प्रदेश किसको कहेंगे, जो समुद्र से लगे हुए क्षेत्र हैं, तटीय प्रदेशों की जो जलवायु है वो समकारी प्रभाव जिन पर रहता है, और समकारी जलवायु वहां पे पाई जाती है। जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि न तो ज्यादा ठंड महसूस होगी न ज्यादा गर्मी महसूस होगी। तो समुद्र तट से जैसे जैसे दूर होते चले जाएंगे, समुद्र तट से जैसे जैसे हम आंतरिक भागों में चलते जाएंगे, तटीय क्षेत्र पे तो समकारी प्रभाव हो गया, जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बात करें, तो भारतीय उपमहाद्वीप में तटों से जब अंदर की ओर चलते हैं, स्थल भाग की ओर चलते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि समकारी प्रभाव जो है उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम होता चला जाता है। समकारी प्रभाव कहाँ पे रहता है, तटीय क्षेत्रों में, ठीक है। इस वजह से वहां पर जो मौसम रहता है वो लगभग एक जैसा मौसम रहता है। समुद्र तल से ऊंचाई, अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आपने देखा होगा, ऊंचाई जो होती है किसी भी स्थल की, जैसे मैदानी क्षेत्र देखेंगे आप, बिल्कुल सपाट हैं, समतल हैं। फिर आप जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं, हिमाचल क्षेत्र में जाएं या उत्तराखंड क्षेत्र में जाएं आप, ठीक है, हिमालयी क्षेत्र में जाएं, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते चले जाएंगे तो देखेंगे आप ठंड का अनुभव करने लगेंगे, आपको ठंडक महसूस होने लगेगी। तो ऊंचाई भी एक कारण है जलवायु में परिवर्तन का। तो पर्वतीय प्रदेशों का देखेंगे अगर टेम्परेचर, तो मैदानों की अपेक्षा कम होता है, मतलब पर्वतीय प्रदेश जो होते हैं मैदानों की अपेक्षा ठंडे होते हैं। इसके अलावा एक कारक और है उच्चावच। उच्चावच का मतलब क्या है, पहले शब्दों को समझिए। उच्चावच, उच्चावच किसे कहते हैं। हालांकि अपने स्टार्टिंग से अगर सारी वीडियोस आपने देखी होंगी तो उसमें आपको उच्चावच के बारे में भी बताया गया। उच्चावच को जनरली हम कह सकते हैं कि भूमि का अलग अलग, जैसे भूमि के अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलते हैं, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर छोटी पहाड़ियां हैं। तो भूमि में जो अलग अलग ऊंचाई के आधार पर जो अलग अलग स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलती हैं वो उच्चावच होता है। तो उच्चावच किस तरीके से प्रभावित करता है, टेम्परेचर के आधार पर, वायुदाब के आधार पर, पवनों की गति और दिशा के आधार पर, ढाल की मात्रा और उसके वितरण के आधार पर जो है जलवायु को प्रभावित करता है। वायुदाब और पवनों से जुड़े हुए कुछ कारक उनको देख लेते हैं। वायुदाब और पवनों से जुड़े हुए कारक जो कि वायुदाब और पवनों को प्रभावित करते हैं, वो हैं वायुदाब और पवनों का धरातल पर किस तरीके से वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इनको इफेक्ट करता है। इसके अलावा वायु संहति और जेट धारा प्रवाह जो होता है ये भी वायुदाब और पवनों को प्रभावित करता है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून और चक्रवात, ये सारी चीजें वायुदाब और पवनों को प्रभावित करते हैं या इनके एक प्रबल कारक के रूप में ये जाने जाते हैं। अब इसके बाद में ये चीज़ जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आपके प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको थोड़ा सा ठीक तरीके से समझना है। मैंने ज़्यादा यहाँ पर मैपिंग इसलिए नहीं की है क्योंकि मैपिंग की जो सारी चीज़ें थी वो मैंने 9th क्लास में आपको पहले ही बता दी हैं। एक तरह से अगर आपने 9th क्लास वाला जलवायु वाला चैप्टर पढ़ा होगा और उसके बाद में आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको चीज़ों को रिलेट करने से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हिमालय के उत्तर में, ये सर्दी की ऋतु की बात हो रही है, जाड़ों की जो समय होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हिमालय के उत्तर में क्या होता है, उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है, ठीक है। हिमालय के उत्तर में जैसे जो ठंड आती है भारत में, तो हिमालय के उत्तर में उस टाइम पर उच्च वायुदाब केंद्र होता है और भारतीय उपमहाद्वीप जो होता है उस टाइम पर निम्न दाब केंद्र से
जो है प्रभावित होता है। अब पवनों की एक प्रकृति होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं, क्योंकि जहां उच्च वायुदाब होता है वहां पर उच्च वायुदाब होता है, सॉरी, जहां निम्न वायुदाब होता है वहां पर जो पवनें हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं और उनके खाली स्थान को भरने के लिए उच्च वायुदाब क्षेत्रों से पवनें निम्न वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हिमालय के उत्तर में उच्च दाब केंद्र है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न दाब केंद्र है, तो पवनें उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ प्रवाह करना स्टार्ट कर देती हैं, बहना स्टार्ट कर देती हैं, और इसी के कारण हमारा संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तर भारत जो है वो शुष्क उत्तरी पवनी पवनों के प्रभाव में आ जाता है, शुष्क उत्तरी पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। शुष्क क्यों होती हैं ये भाई, इनको शुष्क क्यों कहा गया? जो पवनें चल रही हैं हिमालयी क्षेत्र से इधर की तरफ भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ, जो पवनों का प्रवाह हो रहा है, इन्हें शुष्क पवनें क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब हिमालयी क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ पवनें आएंगी तो बीच में कोई महासागर तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, कोई भी जल स्रोत नहीं पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, उनमें नमी की मात्रा नहीं होगी, और जब पवनों में नमी की मात्रा नहीं होगी तो पवनें कैसी हो जाएंगी, शुष्क हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर। अब 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया पर पछुआ पवनों का प्रभाव होता है। वायुमंडल में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूरे मध्य और पश्चिमी एशिया पर पछुआ पवनों का प्रभाव होता है। ये पछुआ पवनें होती क्या हैं? पछुआ पवनें क्या होती हैं? ये तिब्बत के पठार के समांतर हिमालय के उत्तर में, ध्यान रखना इस लाइन को, तिब्बत के पठार के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। तिब्बत पठार के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप में चलने वाली पवनों को पछुआ पवनें कहा जाता है, और इनको जेट प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जेट प्रवाह जो होता है ये इसके बीच में तिब्बत का पठार आ जाता है, तो इस जेट प्रवाह की दो शाखाएं यहां से बन जाती हैं। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तिब्बत का पठार जेट प्रवाह को दो शाखाओं में विभाजित कर देता है, उत्तरी शाखा और दक्षिणी शाखा, और इस दक्षिणी शाखा का, जो जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा है, इस दक्षिणी शाखा का प्रभाव भारत में जाड़े के मौसम पर विशेष रूप से पड़ता है। ठीक है, अब यहां से ये देखिए कि भारत में जो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ होते हैं, ठीक है, उनका प्रवेश होता है, और ये जो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ होते हैं ये पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। आपने 9th क्लास की जलवायु वाली जो वीडियो देखी होगी उसमें मैंने पश्चिमी जेट प्रवाह के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं ये भी मैंने 9th क्लास में आपको बढ़िया तरीके से बताया है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं ये स्पेशली, ये प्री में कई बार क्वेश्चन आया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में तेज हवा होती है। इन चक्रवातों में तेज हवा के साथ में भारी बारिश करते हैं, और स्पेशली इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित जो क्षेत्र हैं भारत के तटवर्ती क्षेत्रों को आप देख सकते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। अब गर्मियों में मौसम की क्रियाविधि किस तरीके से होती है? सूर्य का उत्तरायण हो जाता है। ठीक है, ITCZ, अब ऐसे ही, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग से पढ़िए चीजों को। ITCZ, फिर आ गया ITCZ। ITCZ क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन, उष्ण अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इसको कहा जाता है। इसको हमने 9th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो ITCZ जो है ये एक तरह का निम्न दाब केंद्र होता है, ठीक है, लो प्रेशर एरिया होता है। तो ITCZ जो कि एक निम्न दाब क्षेत्र है ये उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के समानांतर हो जाता है, मतलब हिमालय के समानांतर वाला जो एरिया है वहां पर निम्न दाब क्षेत्र हो जाता है, और ये जो है लगभग 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। अब जैसे कि ITCZ क्या है? निम्न दाब वाला क्षेत्र है, ये हिमालयी क्षेत्र की बात हो रही है, वहां पर क्या हो गया? निम्न दाब क्षेत्र स्थापित हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? उच्च दाब क्षेत्र होता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो पवनें हैं वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती हैं। तो ITCZ जो कि हिमालय के समानांतर क्षेत्र है ये निम्न दाब केंद्र है। अब दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब केंद्र है, तो क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें हैं वो कहाँ चलेंगी? सीधे निम्न दाब केंद्र की ओर। वो क्षेत्र जो होता है निम्न लो प्रेशर जोन जो होता है वो क्या करता है? पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें हैं वो सीधी कहाँ जाएंगी? ITCZ की तरफ। ठीक है, और इसको नाम दिया जाता है, जो पवनें यहाँ से चलती हैं उसको नाम दिया जाता है उष्ण कटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहति। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध से ITCZ की तरफ जिन पवनों का प्रवाह होता है
उनको नाम दिया जाता है उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहति। ये एक प्रकार की आर्द्र वायुधारा होती है, नमी होती है इसमें, ठीक है। आर्द्र वायुधारा होती है और आगे चल करके इसी का नाम क्या हो जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसी को हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। अब देखेंगे यहां से जो पूर्वी जेट प्रवाह है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। प्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन, आप याद रखेंगे। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को लाने का जो श्रेय है वो किसको दिया जा सकता है, पूर्वी जेट प्रवाह को, ठीक है। और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। इसके बाद में एल नीनो और भारतीय मानसून। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स के हैं, मैं अगर बात करूं यूपी पीसीएस की तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखिए, इसके साथ साथ मेंस के क्वेश्चन देखिए जहां ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो ये जो चीज है एल नीनो और भारतीय मानसून, सीधा प्रश्न पूछा गया, आप देखिए। और ज्यादा से नहीं, शायद मुझे लग रहा है कि पिछले 1-2 साल में ये क्वेश्चन आया है। एल नीनो और भारतीय मानसून, यानी एल नीनो भारतीय मानसून से किस तरह संबंधित है, इसकी स्पष्ट व्याख्या कीजिए या इस पर टिप्पणी करिए, इस तरीके कोई क्वेश्चन था एल नीनो से संबंधित, ठीक है। एनसीईआरटी को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ठीक तरीके से इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। इसी वजह से, क्योंकि ऐसा होता है ना, हमारी ब्रांडिंग नहीं है। जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं जो खुद मैं पढ़ता हूँ, जिस तरीके से मैं नोट्स बना रहा हूँ, वो मैं आपके लिए समय समय पर डाल देता हूँ यहाँ पे। और ज्योग्राफी लगभग मैंने कंप्लीट ही करा दी, आपकी 11th क्लास तो हो ही गई और इसके बाद में 12th और बची है तो वो भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद में बाकी सारी भी चीज़ें होंगी। लेकिन क्या है कि इस यही चीज़ें अगर किसी बड़े प्लेटफॉर्म से आपको दी जा रही होती हैं तो आप इनको पैसे देकर भी खरीद लेते हैं। लेकिन क्या है ना कि हम लोग क्या है कि हम ब्रांड पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं सबको समझाता हूँ, क्लास लंबी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 मिनट का। कि जैसे पानी होता है, आप घरों में पानी लेते हैं तो पानी आप देख रहे हैं, एक 20 लीटर की बोतल आती है, 20 लीटर की बोतल में आप देखते होंगे वो पानी आपको 15 से 20 रुपए में मिल रहा है। और एक बोतल आपकी बिस्लरी की भी आ रही है, वो 20 रुपए की आ रही है, उसमें आपको 1 लीटर पानी मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ब्रांडिंग है उस चीज़ की। वो क्या है, वो पहले से ही एस्टेब्लिश है, एक ब्रांड है, बिस्लरी एक ब्रांड है। तो आप देखेंगे अपना, और आप उसमें उसको खरीदते हुए भी आप अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे कि अरे हम बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। लेकिन उस पानी में और जो आरओ का पानी होता है, जो घरों में सप्लाई होती है बोतल के रूप में, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। वहाँ पर 20 रुपए में 20 लीटर पानी मिल रहा है या 20 रुपए में 1 लीटर पानी मिल रहा है, लेकिन आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ सकते। लेकिन खैर छोड़िए उन चीज़ों को। जो चीज़ देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे, इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। 100% मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने जिस तरीके से मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, जिस तरीके से नोट्स बना के मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप चाहे प्री हो मेंस हो, दोनों में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो एल नीनो और भारतीय मानसून के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एल नीनो क्या है, एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। और इसके कारण संसार के अलग अलग हिस्सों में कभी कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर मौसम की जो अवस्थाएं वो चरम अवस्था पर पहुंच जाती हैं। तो एल नीनो जो है एक जटिल प्रकार का मौसम तंत्र है। इस तंत्र में क्या होता है, महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं दोनों ही इसमें शामिल होती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि एल नीनो ये कहाँ प्रकट होता है या कहाँ पे दिखाई देता है, तो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर, ठीक है, पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में यह प्रकट होता है। एल नीनो की बात हो रही है। एल नीनो कहाँ पे प्रकट होता है, पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर एक उष्ण समुद्री यानी गर्म समुद्री धारा के रूप में यह प्रकट होता है। इससे भारत समेत अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है, ठीक है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। अब इसके कुछ परिणाम होते हैं, ठीक है, एल नीनो के। इससे क्या होता है, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न हो जाती है, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता हो जाती है और प्लवक की मात्रा में कमी हो जाती है। और जब प्लवक की मात्रा में कमी हो जाएगी तो क्या होगा, उससे मछलियों की संख्या जो होगी उस क्षेत्र में वो घट जाती है, ठीक है। तो ये हो गया एल नीनो और इसका भारतीय मौसम पर प्रभाव। इसके बाद में अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मानसून का आरंभ। मानसून किस तरीके से स्टार्ट होता है, आपको ऐसा लगता होगा कि क्लास लंबी हो रही है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर 28 पेज में दे रखा है ये चैप्टर पूरा। पूरे पेज, मतलब इस चैप्टर की जो पेजेस की संख्या है, अगर मैं बोलूँ आपको क्लाइमेट वाले की, जलवायु वाले की, तो 28 पेज हैं एनसीईआरटी में इसके। मैंने इनको 10 पेज में लिखा है
और किताब की लिखाई और जो आप हाथ से लिखते हैं उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है। मैं थोड़ा साफ-साफ लिखा है ताकि अच्छी तरीके से आप लोगों को विजिबल हो सके, ये समझ में आ सके। तो 28 पेज को मैंने शॉर्ट करके 10 पेज में किया है और निश्चित रूप से मैं इस बात की गारंटी भी देता हूँ आपको कि इसको देखने के बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने नोट्स ही इस तरीके से बनाए, मैंने किताब फाड़ दी है देखिए। मैंने ये पूरी किताब वहाँ से जो मुझे अच्छा लगा, मैं ये ज़रूरी है तो मैंने उसको फाड़ के उसमें यहाँ पे चिपका दिया, क्योंकि मैंने जो किताब पढ़ी है उसको मैं अब दोबारा नहीं पढ़ूंगा। फाइनली जब तक मैं तैयारी करता रहूँगा या जब तक मेरा जो भी मुझे यहाँ से पढ़ना है वो मैं अपने नोट्स से ही पढ़ूंगा। फाइनल नोट्स मैंने जो है इसके तैयार किए हैं, ठीक है। मानसून का आरंभ। अब मानसून के आरंभ होने की प्रोसेस को समझते हैं। अप्रैल और मई के महीने में उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग पर, अप्रैल और मई के महीने में उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, इसके उत्तरी पश्चिमी भाग पर गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है जिसको हम कहते हैं आईटीसीजेड, ठीक है। तो आईटीसीजेड जो है वो उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इसके बाद में पूर्वी जेट प्रवाह का विकास हो जाता है और पूर्वी जेट प्रवाह मानसून प्रस्फोट के लिए उत्तरदायी होता है। मानसून प्रस्फोट, इसको हम परिभाषित कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, फिर भी बता देता हूं। मानसून प्रस्फोट का मतलब होता है अचानक से मौसम का, जैसे अचानक से ऐसा मौसम हो जाना कि एकदम वर्षा स्टार्ट हो जाना, भयंकर वर्षा स्टार्ट हो जाना। तो मानसून प्रस्फोट जो होता है वो पूर्वी जेट प्रवाह के कारण होता है। 1 जून को क्या होता है, जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो केरल के तट पर पहुंच जाता है और जून के बाद में जैसे जैसे मिड जुलाई तक हम जाते हैं, मध्य जुलाई तक, तो पूरे उपमहाद्वीप पर दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रभाव होता है, ठीक है। 1 जून से लगभग यहाँ से स्टार्ट होता है। 1 जून को जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो केरल के तट से भारत में प्रवेश करता है और जुलाई के आते आते यानी मध्य जुलाई तक पूरे उपमहाद्वीप पर दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव हो जाता है। भारत में जो वर्षा होती है मुख्य रूप से 2 तंत्र हैं भारत में वर्षा करने वाले, यानी एक है बंगाल की खाड़ी शाखा, एक है अरब सागर शाखा, ठीक है। एक बंगाल की खाड़ी शाखा, एक अरब सागर शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा से जो वर्षा होती है वो विशेष रूप से भारत के उत्तर के जो मैदान है, मैदानी क्षेत्र जो है उत्तर का, उसमें जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। और अरब सागर शाखा विशेष रूप से पश्चिमी तट पर वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इनको डिटेल में इसलिए नहीं लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बार बार ये मुझे बीच बीच में कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये चीज़ जो है मैंने मैप की सहायता से आपको बताई किस तरीके से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं पट जाती हैं और कौन कौन सी शाखा कहाँ पर प्रवेश करती है और किस स्थान पर ज़्यादा वर्षा होती है, किस स्थान पर कम वर्षा होती है, कम वर्षा का कारण क्या है, इसके पीछे के सारे लॉजिक भी मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताए हुए हैं, तो वो ज़रूर देखें आप, ठीक है। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि कथन के रूप में, कथन के रूप में कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। जैसे पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट अगर वर्षा के दृष्टिकोण से देखें पश्चिमी तट को, तो पश्चिम से जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं तो वर्षा में कमी होती है। और इसी तरीके से उत्तर भारत के मैदान या प्रायद्वीप के उत्तरी भाग के बारे में बात करें तो यहाँ दक्षिण पूर्व से जैसे जैसे उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं तो भी वर्षा में कमी होती है। दोनों वर्षा में कमी वाले एक कह सकते हैं तरीके हैं कि जैसे पश्चिमी तट पर हम पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वर्षा में कमी होती चली जाएगी। उत्तर भारत के मैदान व प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से जैसे जैसे हम दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ आगे चलते चले जाते हैं तो धीरे धीरे वर्षा की मात्रा में जो है कमी होती चली जाती है। इसके बाद में एक टर्म आता है आपका मानसून विच्छेद। मानसून विच्छेद क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कुछ दिन वर्षा हुई और उसके बाद में फिर कई सप्ताह तक वर्षा हो ही नहीं रही है, तो मानसून का जो कनेक्शन था वो टूट गया, उसमें विच्छेद हो गया, ठीक है। वो कनेक्शन जो था वर्षा का, वो लगातार जो वर्षा हो रही थी वो बीच में से इंटरप्ट हो गई, उसी को कहा जाता है मानसून विच्छेद। मानसून निवर्तन, निवर्तन का मतलब होता है वापस लौटना, तो मानसून का पीछे हटना या लौटना मानसून का निवर्तन कहलाता है। जैसे भारत में 1 जून से जो मानसून प्रविष्ट होता है और जून से लगभग सितंबर के आसपास तक यहाँ पे वर्षा होती है और सितंबर से लेकर के मध्य अक्टूबर तक जो है मानसून के निवर्तन की समयावधि मानी जाती है। और इस मानसून निवर्तन की समयावधि में लौटते हुए, इसका मतलब जैसे मानसून लौट रहा है ना, निवर्तन का मतलब है मानसून लौट रहा है, तो सितंबर से मिड अक्टूबर तक मानसून लौटता है, मानसून का निवर्तन होता है। और इस लौटते मानसून से या मानसून के निवर्तन से तमिलनाडु में विशेष रूप से वर्षा होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तो तमिलनाडु का नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद में शीत ऋतु, उत्तर भारत में नवंबर के मध्य से ये स्टार्ट होती है। जनरली जनवरी फरवरी जो होता है
इस ऋतु का सबसे ठंडा महीना होता है, कोल्डेस्ट मंथ होता है। उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने के कारण क्या होता है, ठंड क्यों होता है, क्योंकि निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियां, उत्तर भारत का मैदान जो है किससे लगा हुआ है, मतलब उत्तर भारत के मैदान से आप नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, उत्तर भारत के मैदान से अगर आप नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो आपको हिमालय की श्रेणियां दिखाई देंगी। तो उन हिमालय की श्रेणियों में क्या होता है, हिमपात होता है, मतलब बर्फ गिरती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, उत्तर भारत में अधिक ठंड हो जाती है, क्योंकि उत्तर भारत जो है वो नज़दीक है हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के, ठीक है। तो निकटवर्ती हिमालय श्रेणियों में हिमपात जो है वो उत्तर भारत में अधिक ठंड का कारण माना जा सकता है। इसके अलावा कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की जो ठंडी पवनें हैं उनका प्रभाव भी उत्तर भारत में अधिक ठंड का जो मौसम होता है उस पर पड़ता है, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में जैसे आप देखते होंगे, चाहे शीत ऋतु की बात हो चाहे ग्रीष्म ऋतु की बात हो, तटीय क्षेत्रों में समुद्र का समकारी प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। शीतकालीन मानसूनी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। शीतकालीन मानसूनी पवनें कहाँ से चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। और जब ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं तो इनमें नमी कम होती है। अब अगर समुद्र से स्थल की ओर अगर कोई पवन चलेगी, कोई मानसूनी पवन गमन करेगी, तो अगर समुद्र की तरफ से चल रही है तो उसमें नमी होगी। लेकिन अगर स्थल से समुद्र की ओर चल रही है, मतलब स्थल के संपर्क में आ रही, तो नमी कहाँ से आएगी उसमें, तो नमी की मात्रा कम होती है। और क्योंकि धरातल के साथ, क्योंकि अलग अलग प्रकार के उच्चावच स्थितियां पाई जाती हैं, कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर नीचाई है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है, तो उस उच्चावच के कारण वायु का घर्षण धरातल के साथ होता है, और वायु के धरातल के साथ घर्षण के फलस्वरूप क्या हो जाता है, पवन का तापमान बढ़ जाता है, हवा जो है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। तो शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं करती हैं, क्योंकि तापमान वृद्ध हो गया, तापमान में वृद्धि हो गई, और तापमान में वृद्धि हो गई तो वायु की जो क्वालिटी है वो कैसी हो गई, शुष्क हो गई। और पहले से ही क्योंकि वो स्थल से समुद्र की ओर चल रही थी तो नमी उसमें पहले से नहीं थी, तो इसी वजह से शीत ऋतु में ज्यादातर देखते हैं हम भारत में वर्षा नहीं होती है। कुछ स्थान इसके अपवाद भी हैं, जैसे कुछ भागों में, जैसे हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, वेस्ट यूपी, जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जैसे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवास करता हूं, तो मैं देखता हूं कि जाड़ों में हमारे यहाँ वर्षा हो जाती है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये अपवाद हैं, ठीक है। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, यहाँ पर कभी कभी हमको वर्षा देखने को मिलती है शीत ऋतु में भी। और इसके अलावा भूमध्य सागरीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव जो है, उससे जो मौसम का प्रभाव होता है या वर्षा पर जो प्रभाव पड़ता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है वो रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक होती है, रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। और इसके अलावा शीत ऋतु में होने वाली वर्षा की इस अवस्था को मावठ कहा जाता है, ये आप याद रखना, ठीक है। वर्षा की मात्रा में जैसे जैसे हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, तो मैदानी क्षेत्र में जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, तो वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। इसी तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तर से दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ चलते जाएंगे, उत्तर भारत के मैदान की तरफ आते जाएंगे, तो धीरे धीरे वर्षा की मात्रा में कमी होती चली जाएगी। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि मैदानों के पश्चिमी क्षेत्र और पर्वतों के उत्तरी क्षेत्र में काफी ज्यादा वर्षा होती है। और जैसे जैसे हम मैदानों के पश्चिमी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र की तरफ और पर्वतों के उत्तर से दक्षिणी क्षेत्र की तरफ चलते हैं, तो वर्षा की मात्रा में धीरे धीरे कमी होने लग जाती है। इसके बाद में आगे देखते हैं, उत्तर पूर्व मानसून की जो समयावधि है जनरली अक्टूबर नवंबर इसकी मानी जाती है। ये क्या करता है, बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता है। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई भी मानसूनी पवन अगर स्थल से गमन कर रही है तो नमी नहीं होगी उसमें, लेकिन अगर कोई मानसूनी पवन किसी महासागर के ऊपर होकर के गुजर रही है, किसी सागर के ऊपर होकर गुजर रही है, तो वहाँ से वो कुछ नमी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। तो उत्तर पूर्वी जो मानसून है अक्टूबर नवंबर के समय में ये बंगाल की खाड़ी को पार करता हुआ आगे बढ़ता है, और बंगाल की खाड़ी को पार करता हुआ ये आगे बढ़ेगा तो वहाँ से कुछ नमी धारण करेगा, और नमी धारण करेगा तो वर्षा होगी। और वर्षा कहाँ पे होगी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल।
तो यहाँ से एक फैक्ट आपके ये समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ से आपको ये चीज़ याद रख लेनी चाहिए कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल, इनमें जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं, ग्रीष्म ऋतु को समझते हैं। ग्रीष्म ऋतु में लगभग मार्च के समय में आप देखेंगे तो मार्च में जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा के समीप आ जाता है, जिससे उत्तर भारत के टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, उत्तर भारत का तापमान बढ़ जाता है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है। अब दक्षिण भारत में मृदु होने का मतलब क्या है, मैंने एक चीज बताई थी, सेम टाइम पे, जिस टाइम पे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का मौसम हो, उसी समय अगर आप जाएं कहाँ पे, दक्षिण भारत में, तो आपको उतनी गर्मी महसूस नहीं होगी। ठीक है, वहां पर जो ग्रीष्म ऋतु है वो मृदु होती है, क्योंकि समुद्र का समकारी प्रभाव वहां पर बना रहता है। टेम्परेचर जनरली 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तापमान उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर न बढ़ करके तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। ठीक है, तापमान में अगर जैसे वृद्धि देखें तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ, नीचे की तरफ, यानी उत्तर के मैदानी क्षेत्र हैं उनसे अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे, तो तापमान में वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। तापमान में वृद्धि कहाँ से देखने को मिलेगी, जैसे ये समुद्र के तट, यहाँ पर जो स्थान है तटों पर, इन तटों से जैसे जैसे हम अंदर की ओर चलेंगे, ठीक है, इन तटों से अंदर की ओर चलेंगे, बीच वाले भाग की तरफ आएंगे भारत के, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि तापमान जो है वो बढ़ रहा है। तटों पर समकारी प्रभाव होता है तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे जैसे हम स्थलीय भागों की तरफ, तटों से अंदर की तरफ स्थलीय भागों की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे तापमान में हमको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जुलाई में उपमहाद्वीप गर्म होता है और इससे क्या होता है, ITCZ जो होता है उत्तर की ओर खिसक जाता है और ये कहाँ पे स्थित हो जाता है, 25 डिग्री के आसपास उत्तरी अक्षांश रेखा पर। ठीक है, ITCZ जो होता है ये धरातलीय संचरण को आकर्षित करता है और इस आकर्षण के कारण जो पवनें बहती हैं, जो हवाएं चलती हैं, उनको कहते हैं भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें। ठीक है, भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें। उत्तर पश्चिम में ITCZ के केंद्र में शुष्क और तप्त हवाएं चलती हैं। शुष्क मतलब नमी नहीं है, तप्त मतलब गर्म है। शुष्क और गर्म हवाएं जो विशेष रूप से उत्तर भारत के मैदानों में चलती हैं गर्मियों में, जिन्हें आप सामान्य भाषा में या जो अपनी स्थानीय भाषा है उसमें क्या कहा जाता है, उनको लू कहा जाता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे आम्र वर्षा किसको कहा जाता है, गर्मी के मौसम में जैसे जैसे समाप्ति होती है, खत्म होता है, तो उस मौसम के खत्म होने से पहले मानसून की कुछ बौछारें पड़ती हैं, जो केरल और तटीय कर्नाटक में जनरली एक आम बात, एक सामान्य बात है, वहाँ पर होती ही होती हैं। तो स्थानीय तौर पर इसको तूफानी वर्षा के साथ साथ आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में जो आमों की खेती होती है, उन आमों को पकने के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहती है, उनको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। इस वजह से ये आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में एक आती है फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल और निकटवर्ती जो कहवा उत्पादक क्षेत्र हैं, तो उसमें क्या होता है, कहवा के फूल खिलने लग जाते हैं। ठीक है, तो इनको फूलों वाली बौछार का नाम दे दिया जाता है। अब इसके बाद में इसको एक जगह पर काल बैसाखी भी कहा जाता है। काल बैसाखी कहाँ कहा जाता है इसको, असम और पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बैसाख के महीने में, हिंदू पंचांग के अनुसार जो बैसाख का महीना होता है, शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं, जिनको हम कहते हैं काल बैसाखी। कहाँ पर, असम और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये जो है विशेष रूप से चाय, पटसन और चावल के लिए अच्छी होती है, उसकी खेती के लिए ये असरदार होती है। और असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और लू आप जानते ही हैं, लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें हैं, और दिल्ली और पटना के बीच में इनकी तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। सबसे तेज बहाव जो इनका होता है दिल्ली और पटना में, यानी यहाँ पर इनका टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है और इनका बहाव भी ज्यादा रहता है। इसके बाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु या वर्षा ऋतु को समझते हैं। इस मौसम में क्या होता है कि मई के महीने में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें उत्तर पश्चिमी मैदानों की ओर चलने लग जाती हैं, उनकी तरफ अग्रसर होने लग जाती हैं। ये जो पवनें हैं भूमध्य रेखा को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश करती हैं। फिर भूमध्य रेखा पार करते समय इनकी दिशा जो है वो चेंज होकर के दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है, और इसी वजह से इन मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून का नाम दिया जाता है।
अब आगे समझेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, इसकी शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, किन शाखाओं में इसको विभाजित किया जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून को जनरली दो भागों में बांट सकते हैं या इसकी दो शाखाओं में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। पहली शाखा है अरब सागर शाखा और दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, वन बाय वन दोनों को समझते हैं। अरब सागर शाखा से जो है तीन क्षेत्र प्रभावित होते हैं, या इस तरीके से कह सकते हैं कि इसको तीन भागों में बांट सकते हैं अरब सागर शाखा को। पहली शाखा इसको रोकता है आपका पश्चिमी घाट, और यहाँ पर जो वर्षा होती है इस, क्योंकि ये जो शाखा है अरब सागर शाखा, ये पश्चिमी घाट से टकराती है और इस क्षेत्र में लगभग 250 से लेकर के 400 सेंटीमीटर तक वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में, जैसे ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, ये पश्चिमी घाट हो गया मान लीजिए, तो पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र कौन सा होगा? पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र ये होगा, ठीक है, और पश्चिमी क्षेत्र ये वाला होगा। ये मैंने जो डार्क किया है ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र इस साइड वाला और पश्चिमी क्षेत्र इसका इस साइड वाला। अब जो अरब सागर शाखा है वो इस तरीके से यहाँ से आएगी, ठीक है, यहाँ से आएगी तो किससे टकराएगी? ये पश्चिमी घाट से। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी सिरे पर ही सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, और इसके जो दूसरा वाला भाग है उधर वाला, ठीक है, ये पूर्व वाला, इस पर वर्षा नहीं हो पाएगी। इस पर वर्षा क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ेगा। वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जो मानसूनी पवनों के प्रभाव से वंचित रह जाता है, जहां पर वर्षा नहीं होती है, वो वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के पूर्व में इससे कम वर्षा होती है, और पश्चिम के जो तट हैं, पश्चिमी वाला जो भाग है इसका पश्चिमी घाट का, उस पर ज्यादा वर्षा होती है अरब सागर शाखा से। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा, तापी नदी घाटी एवं मध्य भारत में वर्षा होती है। इससे गंगा के मैदान में बंगाल की खाड़ी शाखा से मिलन हो जाता है। किसका? अरब सागर शाखा का। आपसे पूछा जाए कि अरब सागर शाखा कहाँ पर बंगाल की खाड़ी शाखा से मिलती है, तो ये दो स्थानों पर मिलती है। एक गंगा के मैदान में मिलती है, ठीक है, और गंगा के मैदान में कब मिलती है? जब अरब सागर शाखा नर्मदा या तापी नदी घाटी या मध्य भारत में जब वर्षा कर रही होती है, उसी टाइम पर बंगाल की खाड़ी शाखा वाले मानसून से इसका मिलन हो जाता है। तीसरी शाखा जो होती है इसकी सौराष्ट्र, प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। पंजाब, हरियाणा और बंगाल की खाड़ी शाखा से इसका मिलन हो जाता है। तो दो जगह पर अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा का मिलन होता है। एक होता है आपका गंगा के मैदान में, और दूसरा होता है पंजाब और हरियाणा में। कब होता है? जब इसकी तीसरी शाखा जो है अरब सागर शाखा की, सौराष्ट्र, प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। ठीक है, और एक बार नर्मदा नदी, तापी घाटी, जब नर्मदा नदी और तापी नदी घाटी और मध्य भारत में वर्षा होती है अरब सागर शाखा से, उस टाइम पर एक टकराव इसका होता है बंगाल की खाड़ी शाखा से। और दूसरा टकराव होता है जब ये सौराष्ट्र, प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है, तो पंजाब और हरियाणा में बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि तमिलनाडु के तट जो होते हैं वर्षा ऋतु में, जब वर्षा का मौसम चल रहा होता है, शुष्क रह जाते हैं, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि तमिलनाडु का तट है बंगाल की खाड़ी मानसूनी पवनों के समांतर होना, ठीक है, और दूसरा यह दो दक्षिणी पश्चिम मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। जैसे मान के चलिए ये जो है आपकी, ये क्षेत्र जो है, इधर से आपकी कौन सी शाखा आएगी? इधर से बंगाल की खाड़ी शाखा आएगी। तो बंगाल की खाड़ी शाखा इस तरीके से चलेगी यहाँ से, तो ये किसके पैरेलल हो जाएगी? तमिलनाडु के तट के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तमिलनाडु के तट के पैरेलल हो जाएगी। इस तरीके से आ रही है ये, ठीक है, बंगाल की खाड़ी शाखा से मानसूनी पवनें। तो यहीं पर जो है आपका तमिलनाडु का तट है, तो तमिलनाडु के तट के जो पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल समांतर हो जाएगी, तो एक साइड जो है इसकी वर्षा प्राप्त नहीं कर पाएगी, तो वह क्षेत्र जो होगा वो वृष्टि छाया क्षेत्र होगा इसका। ठीक है, तो तमिलनाडु तट के वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाने का कारण है तमिलनाडु तट का बंगाल की खाड़ी मानसूनी पवनों के समांतर होना, और यह दक्षिण पश्चिम मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है पूरा क्षेत्र। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर वर्षा ऋतु में नहीं होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा की विशेषताएं: दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा जो होती है ये मौसमी प्रकृति की होती है, और कुल वर्षा का लगभग 75% हिस्सा, 3/4 भाग इसी
मानसूनी या दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है। मानसूनी वर्षा उच्चावच और भू आकृति के द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे मान के चलिए कि उच्चावच या भू आकृति से कैसे नियंत्रित होती है, जैसे मैदान है, समतल मैदान है और मानसूनी पवनें वहां से गुजर रही हैं, तो जब तक उनके मार्ग में कोई अवरोध नहीं आएगा तब तक वो किसी से टकराएंगे नहीं, तब तक वर्षा नहीं करेंगी। तो उच्चावच एक बड़ी भूमिका निभाता है कि जैसे मान लो कहीं पर पहाड़ी या पर्वत श्रृंखलाएं और मानसूनी पवनें जाकर के उनसे टकराएंगी तो उस क्षेत्र में वो वर्षा करेंगी। समुद्र से दूरी के साथ साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे जैसे हम समुद्र से दूर होते चले जाते हैं तो मानसूनी वर्षा धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा जो होती है वो मूसलाधार होती है और इससे मृदा अपरदन की संभावनाएं बनी रहती हैं। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से भारत जो है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है और भारत के लिए जो मौसमी वर्षा होती है या दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा होती है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मानसून के निवर्तन या लौटने की ऋतु के बारे में बात करते हैं। मानसून का निवर्तन कब होता है? जब सूर्य का दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन, उत्तरायण ये आप समझ चुके हैं, जब आप 6 क्लास में पढ़ रहे थे तब ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। सितंबर के प्रारंभ में राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा का मैदान और मध्यवर्ती उच्च भूमि से जो है मानसून लौटना स्टार्ट हो जाता है। अक्टूबर के प्रारंभ में लगभग आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में यह स्थित हो जाता है। ठीक है। नवंबर में कर्नाटक, तमिलनाडु की ओर ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है और दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब केंद्र ITCZ जो है प्रायद्वीप से पूरी तरह हट चुका होता है। मतलब इस टाइम तक भारत में वर्षा की ऋतु जो है वो समाप्त हो चुकी होती है, मानसून जो है वो लौट चुका होता है। उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण कष्टकारी मौसम हो जाता है और इसे कार्तिक मास की ऊष्मा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में सूखा मौसम और प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। ये सारे कारण किसके हैं? मानसून के निवर्तन और लौटने की ऋतु के कारण। मानसून निवर्तन में मानसून के लौटने की जो ऋतु होती है उसमें व्यापक वर्षा जो होती है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण होती है और विशेष रूप से कोरोमंडल के तट पर। ठीक है। कोरोमंडल के तट पर जो है यहाँ से वर्षा होती है। भारत में कुछ परंपरागत ऋतुएं हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। 2000 शायद 21 के प्रीलिम्स के पेपर में यहाँ से प्रश्न आया था, UPPCS के में। ठीक है। जिसमें भारत की जो परंपरागत ऋतुएं हैं उनके बारे में बात करी गई थी। भारतीय कैलेंडर के अनुसार जैसे ये जो महीने होते हैं, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है। ये जो है इनसे संबंधित प्रश्न था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऋतुओं के अनुसार यहाँ पे कुछ इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, विभाजन किया गया है, उसको देखें। ऋतु जैसे बसंत ऋतु जो होती है वो भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना कौन सा होता है? चैत्र और बैशाख का। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको हम जनरली यूज करते हैं उसके अनुसार मार्च अप्रैल का ये समय होता है। ग्रीष्म ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मई और जून। ठीक है। ऐसे ही वर्षा जो है श्रावण और भाद्र और यहाँ जुलाई अगस्त। शरद जो होती है आश्विन कार्तिक और इधर से सितंबर अक्टूबर। हेमंत जो होता है वो मार्गशीर्ष और पौष के मध्य होता है। इधर से अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो नवंबर दिसंबर। शिशिर जो होता है माघ फाल्गुन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी और फरवरी। ठीक है। तो ये जो है इसका विभाजन है। इसके बाद में वर्षा का वितरण कि कहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ पर मध्यम वर्षा होती है, कहाँ पर कम या कहीं पर अपर्याप्त वर्षा। तो ये कौन कौन से स्थान हैं उनको देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा पश्चिमी घाट और उप हिमालयी क्षेत्र और मेघालय की पहाड़ियाँ, ये क्षेत्र जो हैं ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है। लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा औसत वर्षा जो है वार्षिक रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है। मध्यम वर्षा जहाँ पर न ज़्यादा न कम, तो वो स्थान है आपके दक्षिणी गुजरात, पूर्वी तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और गंगा का उत्तरी मैदान। यहाँ पर मध्यम वर्षा होती है लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर। न्यून वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं यानी कम वर्षा होती है आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन का पठार। यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा होती है लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा अपर्याप्त मात्रा में होती है, मतलब वहाँ जो वर्षा होती है उससे उसकी जो वर्षा पर आधारित या वर्षा पर डिपेंड चीज़ें होती हैं उनका कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, वो क्षेत्र ऐसे हैं। आंध्र प्रदेश हो गया आपका, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लद्दाख, वेस्ट राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ये जो क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा कम होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम। ठीक है।
अब भारत के जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार इनका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो यहाँ पे दिया गया है। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा कि जब आप 11th क्लास की सेकंड बुक जो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें आप पढ़ेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। वो मैंने अब तक लिख के कंप्लीट कर लिया है और 11th क्लास की सेकंड बुक है, उसके नोट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसमें हम कोपेन के वर्गीकरण को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर जनरली एक छोटा सा पॉइंट दिया है इसमें, और वहाँ पर सेकंड बुक जो है उसमें कोपेन का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, जलवायु से संबंधित। फिर भी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको हम मेमोराइज़ कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, उनको देख लेते हैं यहाँ से। तो कोपेन के अनुसार भारत के जो जलवायु प्रदेश हैं वो 5 हैं। पहला उष्णकटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु, हिम जलवायु और बर्फीली जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, इसमें क्या होता है, पूरे वर्ष औसत टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। शुष्क जलवायु किसको कहा जाता है, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षा कम हो, मतलब गर्मी ज़्यादा पड़े लेकिन वर्षा नहीं हो, उसको शुष्क जलवायु कहेंगे। गर्म जलवायु किसको कहेंगे, जहां पर सबसे ठंडा महीना, ये आधार हैं, मतलब जो नीचे चीजें लिखी हुई हैं आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये डिसाइड करने के कुछ मानक निर्धारित किए थे कोपेन ने कि किस आधार पर किसी क्षेत्र की जलवायु को उष्णकटिबंधीय कहा जाएगा, किस आधार पर किसी क्षेत्र की जलवायु को शुष्क जलवायु कहा जाएगा। तो उसके कुछ सिद्धांत उन्होंने दिए थे, उसी के अनुसार ये सारी चीजें विभाजित की गई हैं। तो गर्म जलवायु किसको कहा जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा ठंडा जो है महीना वो 18 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर जो है टेम्परेचर रहे। हिम जलवायु किसको कहा जाएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी 10 डिग्री सेल्सियस प्लस, ठीक है, और सबसे ज़्यादा ठंड -3 डिग्री सेल्सियस से कम, तो वो हिम जलवायु के अंतर्गत आएंगे। बर्फीली जलवायु में उसको माना जा सकता है कि जैसे जो सबसे गर्म महीना है उसका जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो, ठीक है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के कुछ जलवायु क्षेत्र हैं, यहाँ से इनको आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। और ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे इस साइड में, इनको विस्तार से हम पढ़ेंगे कहाँ, जब हम 11th क्लास की सेकंड बुक पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर इनका मतलब भी बताया गया है कि ए से किसको डिनोट करते हैं, एम से किसको दिखाते हैं, डब्ल्यू से किसको दिखाते हैं। और देखे होंगे जैसे आपने कुछ बड़े अक्षर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, कुछ छोटे अक्षर आपको दिखाई दे रहे होंगे, कैपिटल स्मॉल लेटर्स, इनका मतलब क्या होता है ये आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो चैप्टर में दे रखा था इसलिए मैंने सीधा उसमें से काट के इधर चिपका दिया, ठीक है। डिटेल में इसको हम सेकंड जो बुक है 11th क्लास वाली उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। मानसून और भारत का आर्थिक जीवन, अब क्या होता है ना, कुछ लोगों को इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि हम लोगों को फैक्ट्स पढ़ने की आदत पड़ चुकी है स्टार्टिंग से ही, और इस वजह से ही हम जो है वो सीमित एग्जाम्स देते हैं, छोटे मोटे पेपर्स देते रहते हैं, छोटी मोटी परीक्षाओं में बैठते रहते हैं और उनमें भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसका एक रीज़न है क्योंकि हम किसी भी चीज़ को समझते नहीं है। जैसे यहाँ पर मानसून और भारत का आर्थिक जीवन के बारे में टॉपिक आ गया, इसमें से बहुत सारे लोग होंगे, अरे क्या पढ़ाने लग गए यार, ये तो मानसून, भारत का आर्थिक जीवन क्या है, भारतीय कृषि किस पर आधारित है, ये मेंस में आपके लिए बहुत, ये मान लीजिए एक तरह से टोने का काम करती हैं सारी चीज़ें, कि आपसे पूछ लिया जाए कि मानसून का भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो किस तरीके से बता पाएंगे, जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, समझा होगा एनसीईआरटी को, डीप में गए होंगे एनसीईआरटी के में, तभी इसका आंसर आप देख पाएंगे। तो ये जो कंटेंट है ना, ये आपका प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है आपका मेंस के रिगार्डिंग है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो भारतीय कृषि जो है किस पर आधारित है, दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है, क्योंकि भारतीय में जो सबसे ज़्यादा फसलें होती हैं उनके लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से बैलेंस होती है। हिमालय प्रदेशों के अलावा शेष भारत में गर्मी पड़ती है, तो पूरे साल जो है यहाँ पर खेती की जा सकती है। बाकी के जो क्षेत्र हैं, हिमालयी क्षेत्रों को छोड़ करके, जैसे उत्तर भारत का मैदान हो गया, तो यहाँ पर पूरे साल जो है लोग खेती करते हैं। आप जैसे उत्तर भारत के मैदान के निवासी हैं, उत्तर भारत में ही रहते हैं, तो आप देखे होंगे आपके यहाँ पूरे वर्ष खेतों में कोई ना कोई फसल देखने को मिल जाती है। जलवायु में अलग अलग क्षेत्र के आधार पर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसको हम जलवायु की क्षेत्रीय विविधता या क्षेत्रीय विभिन्नता के नाम से जानते हैं। और जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही आप देखेंगे अलग अलग स्थान पर फसलें अलग अलग होती हैं, अलग अलग स्थान पर लोग भोजन अलग अलग प्रकार का खाते हैं, अलग अलग स्थानों पर वस्त्र या कपड़े लोग अलग अलग प्रकार के पहनते हैं, और अलग अलग स्थानों पर रहने के जो आवास हैं वो भी भिन्न भिन्न तरीके के पाए जाते हैं। इसका कारण है जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता, ठीक है। इसके बाद में वर्षा परिवर्तनीयता, वर्षा की मात्रा में अगर परिवर्तनीयता हो जाए, जैसे वर्षा अगर कम हो गई तो सूखा आ जाएगा, अगर वर्षा ज़्यादा हो गई
पर्याप्त से ज़्यादा मात्रा में वर्षा हो गई तो क्या हो जाएगा, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मानसून प्रस्फोट से यानी अचानक से जब वर्षा होने लग जाती है, तेज वर्षा अचानक से होती है तो उससे मृदा अपरदन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से जाड़ों की वर्षा जाड़ों में जो वर्षा होती है वो उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण होती है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, जिसको मावठ कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्रभाव है मानसून का आर्थिक जीवन पर। भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो प्राकृतिक और मानवीय कारकों के द्वारा पृथ्वी या विश्व के तापमान में जब वृद्धि होती है तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, औद्योगिकीकरण सबसे एक बड़ा इसका कारण हो सकता है, औद्योगिकीकरण, क्योंकि औद्योगिकीकरण से बहुत सारी चीज़ों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है। जैसे औद्योगिकीकरण है तो उसमें बहुत कह सकते हैं कि बड़े बड़ी मशीनें, बड़े बड़े यंत्र चल रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि भट्टियां चल रही हैं, उनसे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गैसें निकल रही हैं जो वायुमंडल के ताप को बढ़ा रही हैं। इसके अलावा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसें जो हैं उनके उनमें वृद्धि होती जा रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहते हैं, ओजोन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। इस तरह की गैसों का वायुमंडल में जमाव हो रहा है और इन सारी गैसों को विशेष रूप से जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, इन गैसों से सबसे ज़्यादा ताप में वृद्धि होती है और विशेष रूप से इन्हीं गैसों के समूह को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, जैसे आपको गैसों के नाम दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है या निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो अगर आपको यहाँ से पता होगा, एनसीईआरटीज आपने पढ़ी होंगी ठीक तरह से, तो आप उसका आंसर भी दे पाएंगे। ठीक है, अब भूमंडलीय तापन के परिणाम क्या हो सकते हैं, इनके प्रभाव कैसे कैसे देखने को मिल सकते हैं। तो भूमंडलीय तापमान वृद्धि जो है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, एक एक्सपेक्टेशन की गई है कि 2100 तक, सन 2100 तक, 2100 तक जो है टेम्परेचर है लगभग 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का। इसके अलावा हिमानी जो ग्लेशियर्स होते हैं, समुद्री बर्फ जो होती है वो पिघलने लग जाएगी। जब हिमानी ग्लेशियर या समुद्री बर्फ पिघलने लग जाएगी तो समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है जब, तो क्या होगा, उससे जलवायु परिवर्तन या फिर कुछ जो प्रजातियां होती हैं, चाहे वो जीवों की प्रजातियां हैं, चाहे वो पौधों की प्रजातियां हैं या कोई भी चीज़ें हैं, तो उनके विलुप्त होने की समस्या हो जाएगी क्योंकि एक अलग प्रकार की जलवायु फॉर्म होने लग जाएगी। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 21st सेंचुरी जो है, 21वीं शताब्दी, इसके लास्ट तक, जब यह शताब्दी खत्म होगी, 21वीं सदी, तो समुद्र का जो जलस्तर है वो लगभग 48 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन जो है, जब इन चीज़ों से जलवायु परिवर्तन होगा तो मलेरिया या अन्य कीटजन्य बीमारियां जो है फैलने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा जिन जलवायु सीमाओं का निर्धारण वर्तमान समय में किया गया है कि इस क्षेत्र की जलवायु ऐसी है, इस क्षेत्र की जलवायु ऐसी है, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो वर्तमान जलवायु सीमाएं जो हैं, जो बनाई गई हैं या जो निर्धारित करी गई हैं, उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जनसंख्या और हमारा जो इकोसिस्टम, इसमें भी हमको चेंजेस देखने के लिए मिले। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और यहाँ से आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करी होगी। और अगर आप, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ कि अगर आप यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटीज़ को बढ़िया तरीके से पढ़ें, उनसे नोट्स बनाएं, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करें, या फिर अगर आप यहाँ से अगर खुद को ऐसा महसूस पाते हैं कि हमको काम नहीं करना, एक तरह से होता है ना, एक खीर बना करके खाना और एक पकी पकाई खीर मिल जाना, तो मैं आपके लिए पक्की पकाई खीर तैयार करके दे रहा हूँ। तो अगर आप इसको खा सकते हैं तो खा लीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ करेगी, नुकसान नहीं देगी। तो ये ज़रूरी है एनसीईआरटीज़ पढ़ना, चाहे आप कहीं से भी पढ़ते हैं, आपकी सोर्स कोई भी है, लेकिन एनसीईआरटी को आप स्किप मत करिए। विशेष रूप से हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ तो आप पूरी पढ़िए, 6 से 12 पढ़िए। निश्चित रूप से आपके प्री के साथ साथ मेंस में ये बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव डालेंगी और बहुत अच्छी तरीके से आपके आंसर को डिज़ाइन करने में आपकी मदद करेंगे। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। अपना सपोर्ट जो है बनाए रखें, लगातार जुड़े रहें, लगातार मिल करके तैयारी हमको करनी है, एक दूसरे के सपोर्टिव एक दूसरे से सपोर्ट बनाते हुए हमको तैयारी करनी है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।